एनसी के साबिक वजीर ये कह रहे हैं कि बीजेपी आने वाले जिमनी चुनाव में, यानी जो उपचुनाव होने हैं नगरोटा और बडगाम में, उसमें हो सकता है कि उसमें रिगिंग हो, धांधली हो। सीधे तौर पर वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि इसमें धांधली हो सकती है, रिगिंग हो सकती है। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो अपनी साख को बचाए, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराकर अपनी साख को बचाए। जबकि बीजेपी के लीडर क्या कह रहे हैं? बीजेपी के लीडर कह रहे हैं दरअसल ये उनका खौफ बोल रहा है, ये उनके दिल में बैठा डर बोल रहा है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि बडगाम सीट भी उनके हाथ से जाएगी, यानी नगरोटा तो बीजेपी जीतेगी ही जैसा उनका दावा है। वो कह रहे हैं कि बडगाम सीट, जिस पर उमर अब्दुल्ला ने पिछली बार जीत हासिल की थी चुनाव में, अब इस जिमनी चुनाव में वो सीट भी उनके हाथ से चली जाएगी। सवाल पैदा यह होता है कि बस तारीखों का ऐलान अभी हुआ ही हुआ है और उसके बाद से इतना तीखा हमला, क्या ये बहुत पहले से ही चुनावी धार, यानी चुनावी जो तकरार है वो चुनाव को धार देने की है, तैयारियों को धार देने की है, या फिर ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, आउट ऑफ बाउंड्री है? क्यों आखिर एनसी के लीडर ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी धांधली कर सकती है? वो क्यों कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के साख पर सवाल है, उसे चाहिए कि वो अपनी साख पर बट्टा न लगने दे? इन सब के अलावा ये जो दो जिमनी चुनाव हैं वो कितने अहम हैं जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर के? इस चुनाव में जब पहली बार असेंबली इलेक्शन में ये दोनों सीटें अलग अलग पार्टियों ने जीती थी, नगरोटा पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था जबकि बडगाम पर एनसी ने, तो इस बार क्या हालात बदल रहे हैं? क्या दोनों ही पार्टियां एक एक सीट इस बार फिर जीतेंगी, या दोनों के जो दावा है कि हम दोनों सीटें जीतेंगे उसमें सच्चाई है? किसकी क्या है दावे और क्या है जमीन पर हकीकत? ऐसे कई सवालों का जवाब ढूंढने की आज करेंगे कोशिश। मैं हूं आपका मेजबान विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। इलेक्शन कमीशन को कोशिश करनी चाहिए कि बडगाम और नगरोटा में फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जो चोर करता है वही शोर करता है। मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है एक नॉन परफॉर्मर की तौर पर वो सामने आएगी। तो ये मुद्दा काफी अहम है और मुद्दा है चुनाव से जुड़ा। चुके देखिए लगभग साल भर हो चुके इस सरकार को वजूद में लगभग। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसे वक्त में जबकि पूरे साल में कई बार जो सरकार के मुखिया है, जो जिनकी क़यादत में सरकार चल रही है, उमर अब्दुल्ला हो या फिर फारूक अब्दुल्ला उनके सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर, वो सब कई बार ये बातें कह चुके हैं कि दरअसल हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम जो चाहते हैं खुलकर कर नहीं सकते। इन्हीं कब्ज के बीच साल भर का सफर लगभग पूरा हुआ, कई काम किए उन्होंने, ऐसा दावा है। लेकिन बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि उमर अब्दुल्ला सरकार जो है वो उम्मीदों पर खरा उतरने में, अवाम की उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम हुई है। इन सब के बीच एक पहला टेस्ट आ चुका है, एक सामने इम्तिहान है। इस इम्तिहान में पास करना है दोनों को। बीजेपी को अपनी सीट बचानी है और दूसरी सीट पर जीत अगर हासिल बीजेपी कर लेती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी का नैरेटिव बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। उमर अब्दुल्ला सरकार को अपनी सरकार की साख बचाने के लिए अपनी सीट, यानी जिस सीट पर उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़े थे फिर उन्होंने उस सीट को छोड़ दिया, बडगाम, उस सीट को बचाना होगा, पहली बात। दूसरी है कि अगर वो वाकई पॉपुलर सरकार है तो क्या वो दूसरी सीट नगरोटा भी जीत पाएगी, यानी एनसी उसे जीत पाएगी या उनका इत्तेहाद जीत पाएगा? ऐसे कई अहम सवाल हैं। हम सीधे रुख करते हैं अपने मेहमानों का। अजय भारती हमारे साथ मौजूद है, एक्स MLC है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। रफीक राथर भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कुछ ही देर में, जो सीनियर लीडर है PDP के। एडवोकेट नीलोफर मसूद हमारे साथ जुड़ चुकी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन। और रविंदर शर्मा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट JK कांग्रेस। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आना चाहूंगा आपके पास अजय भारती जी। अगर ये बात कह रहे हैं एनसी के लीडर, उनका ये कहना है कि बीजेपी आने वाले चुनाव में धांधली कर सकती है, सदोत्रा साहब ये कह रहे हैं, मतलब उन्होंने यही कहा है कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो अपनी साख को बचाए और ऐसी किसी तरह का जो एक आशंका है या एक इस तरह का जो मन में एक कह सकते दुर्भाव है कि शायद जो है वो रिगिंग हो या कोई धांधली हो, ऐसा ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या बता रहा है ये?
सबसे पहले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो भी चाहे मंत्री हो या प्रवक्ता जिन्होंने भी ऐसा स्टेटमेंट दिया उनको बोलना नहीं चाहिए कि ये न तो 1951 है जब आप इस तरह की धांधली करते थे कि अनकंटेस्टेड सारे लोग आ जाएं, अपोजिशन पार्टीज के आप कैंडिडेचर ही रिजेक्ट करवाएं, न तो ये 1987 है जो जग जाहिर है कि किस प्रकार का चुनाव आप लोगों ने मिलकर करवा लिया। ये 2025 है और भारतीय जनता पार्टी का शासन है जो जानी जाती है ट्रांसपेरेंट और एक साफ शफाफ चुनाव के लिए, और बहुत ही अहम चुनाव है, इसलिए उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के डर को हम समझ सकते हैं क्योंकि उनके पिछले एक साल में जो उनकी कारकर्दगी रही है, जो उनका परफॉर्मेंस रहा है, वो इतना निम्न सत्र का रहा है, इतना लो रहा है, इतना नेगेटिव रहा है कि लोगों के जवाब वो दे नहीं पा रहे हैं जी। तो इसलिए उसको ध्यान में रखकर वो ये इको हो रहा है। मैं अच्छा, मैं टीम से कहता हूं जरा वो उस पर केयर करेंगे। जी आप अपनी बात पूरी कर लें पहले। जी ठीक, थैंक यू। तो बस तो ये वो चीज है कि जब लोग उनसे आज सवाल पूछ रहे हैं, जब लोग उनसे जवाबदेही मांग रहे हैं कि आपने जो वादे किए थे वो पूरे कब होंगे, जब उनसे ये कहा जा रहा है कि भैया आपने जो जो परफॉर्मेंस के नाम पर जो बात आप बता रहे हो उसमें से ग्राउंड पर क्या है जी, तो लोगों के गुस्से को देखकर, लोगों के रुख को देखकर, लोगों के बावों को देखकर उनको अपनी सामने हार स्पष्ट दिखाई देती है। इसलिए वो उस हार का जो संभावित हार है उसका बहाना कैसे करेंगे, तो ये इस तरह की बात कर रहे हैं। ठीक है। एडवोकेट नीलोफर मसूद हमारे साथ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन है। नीलोफर साहिबा, हार का डर बता रहा है, आपके नेता अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो बीजेपी कहना है दरअसल ये खौफ और हार जो है आने वाली जो मुमकिन हार है उसका ये डर है और कुछ नहीं। क्या वाकई नेशनल कॉन्फ्रेंस को डर हो रहा है कि वो जीत पाएगी नहीं जीत पाएगी? विशाल, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे, जब भी कोई इलेक्शंस हो जाते हैं किसी भी स्टेट में, किसी भी यूटी में, तो एक हवा बनाने की कोशिश बीजेपी करता है। वो उसमें दर्शाने की कोशिश करते हैं एज इफ सारे 100 के 100% लोग उन्हीं के साथ हैं, और उनकी कोशिश रहती है पहले ही टारगेट सेट करना, भाई 2 सीटें हैं तो 2 की 2 हमारी है, अगर राज्यसभा की 4 सीटें हैं तो 4 की 4 हमारी है। तो ये टारगेट सेट करना इनका आज का नहीं है, हमेशा का है। तो जो इलेक्शंस हो जाएंगे इसमें भी आप देख लेंगे जिस तरीके से हमारी पुरजोर जो जीत रही पिछले इलेक्शंस में, इसमें भी पुरजोर इलेक्शंस लोग आ जाएंगे, बम्पर वोटिंग हो जाएगी और ये दोनों सीटें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में आ जाएंगी। ठीक है। रविंद्र शर्मा जी, मैं आपके बताना चाहता हूं, सवाल सीधा तो आपसे नहीं है, लेकिन चूंकि आपकी पार्टी ने, आपकी पार्टी के बड़े नेता ने इस मुद्दे को काफी भुनाया है कि मतलब इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है, कैसे किसी एक पार्टी को वो कई बार जो है फायदा पहुंचाती रही है, जिसको लेकर के राहुल गांधी ने इसको एक कैप में चला। मेरा सवाल यह है कि क्या आज अगर एनसी के नेता अभी सिर्फ तारीखों का ऐलान हुआ उसके साथ ही अगर ये बात कह रहे हैं तो क्या कहीं ना कहीं उसी से कुछ असर लेकर कह रहे हैं, या फिर वाकई ऐसी कोई बात है? और अगर उसका जवाब बीजेपी ये कहकर दे रही है कि ये कुछ नहीं है बल्कि उनके जो संभावित हार है उनके सामने उसका डर है जो ये बात कह रहा है, ताकि अगर हम हार जाएं तो पहले से हम ये कह सके एक अपनी हम डिफेंसिव पोजीशन बना लें। चलती रहती है, लेकिन यह है कि जो झंडे इन्होंने दिखाए हैं इलेक्शन कमीशन के और पूरे देश के अंदर, आपकी भी मेरे दोस्त बैठे हैं, वो भी निर्णय हुआ था, लेकिन जो 2014 से 25 तक जो राहुल गांधी ने क्लासे किए हैं, जिसका भी खर्चा तो वो जायज है कि आपकी बुनियाद शुरू होती है चुनाव आयोग से, उसको सिलेक्शन के लिए चीफ जस्टिस को पहले बाहर निकाला जाता है, फिर वोटर लिस्ट उसमें सैकड़ों वोटर। माजरत चाहूंगा मैं रविंद्र शर्मा जी, आई एम वेरी सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही है। मैं उस पर देखता हूं कि क्या हो सकता है, हमारी टीम उस पर काम करेगी, फिर मैं आपके पास वापस आता हूं जल्द। रफीक राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीडीपी के सीनियर लीडर है। रफीक राठौर साहब, कैसे देखते हैं आप इसको? अभी तो तारीखों का बस ऐलान हुआ है, ज़िमनी इंतखाब नगरोटा और बडगाम, और ये दोनों सीटें, नगरोटा जहां बीजेपी के पास पहले से थी, बडगाम पे एनसी ने जीत हासिल की थी। आप के लिए ये हारने या जीतने का कोई सवाल नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कैसे इसको देखा जाए। बीजेपी कह रही है कि एनसी के मन में एक डर का और हार का खौफ बैठ गया है, इसी वजह से एनसी के जो साबिक वजीर हैं अजय सदोत्रा, वो ये कह रहे हैं कि इस चुनाव में धांधली हो सकती है और कुछ भी हो सकता है वगैरह वगैरह।
अब मुझे नहीं पता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर ने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की, लेकिन मैं वेलकम करूंगा जो 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए इलेक्शन का ऐलान हुआ है। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि तकरीबन 1 साल आज सरकार को हो गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है, और 1 साल से ये 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो थी ये अनरिप्रेजेंटेड थी। तो कितनी शर्म की बात है कि अगर आपको विदिन 6 मंथ्स इलेक्शन कराने थे और 1 साल तक आप इसको खींच लाए, और वो भी प्रेशर बनाना पड़ा। हर पार्टी ने अपनी तरफ से कोशिश की कि यहाँ पर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, और तब कहीं सरकार को लगा कि आप इलेक्शन करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज के साथ, बडगाम के साथ भी और नगरोटा के लोगों के साथ भी, बड़ी इंतहाई ज्यादती है कि आज तक उनको अनरिप्रेजेंटेड रखा गया। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर जिन्होंने ये बयान दिया है कि उन्होंने ठीक ठाक से इस पर रिसर्च भी किया होगा और किस बुनियाद पर उन्होंने बयान दिया। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दूध से धुले यहाँ पर अपने को साबित करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। हमने देखा उनका तरीकेकार क्या है। आपने पिछली बार देखा होगा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे सिस्टम को एक्सपोज किया, और इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने एक्सपोज किया, और तमाम जी, और विद ऑथेंटिक डाटा, और एक ऐसा डाटा जो विशाल जी आज तक वो किसी ने कन्फ्रंट भी कायम कर पाया। अगर किसी नए इलेक्शन कमीशन और न ही किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, न ही बीजेपी के किसी लीडर ने उनको आज तक कन्फ्रंट किया, उस जो डाटा सामने रखा गया। और जो जहां पर गवर्नमेंटें बनी भी, इलेक्ट भी हुए, वहां पर भी गवर्नमेंट्स को किस तरह से टॉपल किया गया। तो एक हिस्ट्री रही है भारतीय जनता पार्टी की, जब से वो इक्तिदार में आई है। उन्होंने जिस तरह से डेमोक्रेसी का नहीं, लेकिन राठौर साहब मेरा सवाल यहाँ पर यह है, रफीक राठौर साहब, मेरा सवाल यहाँ पर यह है, ठीक है वो आपने बात रख दी सामने, अभी रविंदर जी के पास मैं जाऊंगा फिर से, तो ये बात सामने आएगी। मेरा सवाल यहाँ पर यह कि यहाँ पे अभी से एक नेगेटिव नैरेटिव, अभी से ये मतलब कि अगर हार हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, क्या कहीं ना कहीं से ये बात जाहिर नहीं करती है कि आपके मन में वाकई कुछ ना कुछ डर है? भैया आप सरकार में हैं, 1 साल लगभग सरकार को हो गए, आपके पास जो भी इख्तियार थे आपने उसका इस्तेमाल किया, आपको तो कॉन्फिडेंटली, आपको तो अभी सिर्फ पॉजिटिव बात करनी थी कि वी आर गोइंग टू विन। आप ऐसे क्या, अभी आपसे आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? मैंने आपसे कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद आपको, उनकी स्पोक्स पर्सन भी यहाँ बैठी है, वो इस बात की वजाहत करेंगे कि उन्हें किस बुनियाद पर यह बात कही है। मेरी पार्टी ने अभी कोई इस तरह का बयान न दिया है, ना ही पर मैं उस पर कोई टिप्पणी करना चाहूंगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जितनी भी पार्टीज है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, सबकी डिमांड यही होगी, बिल्कुल उस रीजनल पार्टी की फेयर इलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंट हो, और कहीं ना कहीं आपको ये साबित, अजय भारती साहब, अगर कोई पार्टी ये कहती है कि सबकी डिमांड ये होगी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो सवाल यह कि ये बात क्यों कही जा रही है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब क्या होता है वो तो बताएंगे नहीं। मैं फिर बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन का रिकॉर्ड है कि 1977 हो, 1996 हो, 2002 हो जी, जम्मू कश्मीर में अगर कभी कोई चुनाव साफ शफाफ हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। और इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम, इसको वो भूल जाएंगे क्योंकि तब वो कांग्रेस में थी। पीडीपी आज जो अपने अलग वजूद के साथ सामने आई, वो कांग्रेस में थी। इस सारे प्रोसेस का जो अदरवाइज चुनावों के साथ धांधली का जुड़ा हुआ था उसका हिस्सा रही है। इसलिए उनका डर, राहुल गांधी जी का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कोई एक चीज प्रूव किया, जिनके नाम उन्होंने लाए थे, जो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, वो सब वोटर लिस्ट में पाए गए। फिर उनको अगर वो सही होता, तो एक भी उनकी दावा सही होता, तो वो इलेक्शन कमीशन के सामने कंप्लेंट करके चले जाते और अपना शपथ पत्र देते। वो वैसा नहीं कर रहे हैं। हिट एंड ट्रायल है, बाहर से उस सारे चीज को बनाया गया है। तो आपको अजय भारती जी क्या कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो एक ऐसा माहौल बन गया कि लोग शक करने लगे हैं? नहीं, लोग नहीं शक कर रहे हैं, ये पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि लोग शक करें। लेकिन जम्मू कश्मीर की खासकर नगरोटा और बडगाम की आवाम जानती है, चुनाव उनका वोट जिसको जाएगा वही जीतेगा। नहीं तो आप ये समझ लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास टोटल वोट कम था, फिर भी सीटें ज्यादा आई तो वैसे ही जीतें आई। उसमें जो सामने आया, जो लोगों ने चुना वो सामने है, उसमें धांधली कहां से आई? जब आप जीत जाओ तब ठीक है, जब हार जाओ तो चुनाव ठीक है। जब जीत जाओ तो ठीक है, जब हार जाओ तो चुनाव खराब, प्रोसेस खराब। रविंदर जी की आवाज मुझे लगता है कि ठीक हो गई है। मैं आपके पास आता हूं, अब एक छोटा सा रिएक्शन पर ले लूं नीलोफर साहबा से। जी नीलोफर साहबा। जी
देखिए विशाल, इसमें कोई हाँ। शक नहीं है कि पिछले एक साल से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है हुकूमत कर रही है, लेकिन इस एक साल में अगर आप देखेंगे बड़े बड़े फैसले भी हो गए हैं बड़े बड़े मुद्दों पर। एज ए पार्टी अगर आप देखेंगे, सिर्फ मैं पार्टी नहीं, एज ए हुकूमत अगर आप देखेंगे, जो ए लिंक जितने भी डिपार्टमेंट से कोशिश की है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ट्रांसपेरेंटली काम करना। अब इसमें कोई शक नहीं है कि जो परलर सरकार यहाँ पर चल रही है, ब्यूरोक्रेसी की सिलेक्टेड लोग जो है वो अड़चने डालते हैं इसमें, और लोग सब जानते हैं, तो डर की कोई बात नहीं है। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं, जिस तरीके से पिछले इलेक्शंस फ्री एंड फेयरली हो गए, तो वो माहौल जो जिसके बारे में राहुल गांधी साहब ने कहा हुआ है, एक डर तो हर किसी को रहता है, क्योंकि कोई कंक्रीट जवाब जो है बीजेपी की तरफ से आया नहीं उसके खिलाफ, वो डर तो है। लेकिन हम पर उम्मीद है, जिस तरीके से पिछले इलेक्शंस फ्रीली और फेयरली हो गए, तो ये वाले इलेक्शन जो होंगे वो एक्सपेक्ट की सेम उसी तरीके से हो जाएंगे। रविंद्र शर्मा जी की आवाज मुझे लगता है अब ठीक हो गई है, मतलब कुछ प्रॉब्लम थी। रविंद्र जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूं, पहले भी सुन पा रहा था। ठीक है, हाँ, तो बोले, आप अपनी बात रखिए। मेरे दो सवाल हैं। तो ये कि एनसी के लीडर ने ऐसा क्यों कहा, अजय सधोत्रा जी ने ऐसा क्यों कहा कि बीजेपी जो है इसमें धांधली कर सकती है और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो ऐसे इकदाम करे कि उसकी साख जो है बची रहे? क्यों कहा उन्होंने? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि क्या ये जो डुअल गवर्नेंस सिस्टम चल रहा है, क्या उसको लेकर उन्होंने ऐसी बात कह दी है? देखिए, बात यह है कि उनके पास कोई इनपुट भी होंगे और उनके पास एक्सपीरियंस लीडर हैं, उनके पास उन्होंने खदशात जाहिर किए हैं, तो इलेक्शन कमीशन को इंश्योर करना चाहिए, क्योंकि देश भर में, अब ये मानेंगे तो नहीं, मैं कह रहा था ना 51 में पैदा हुआ ना बाजे भारती जी हुए थे, लेकिन 2025 और 14 से 25 तक हम देख रहे हैं वोटर लिस्ट कैसे बनती है। चुनाव आयोग की सिलेक्शन के लिए मुझे ये जवाब दे दें कि अगर दिल में आपके काला नहीं था तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास तो इंसाफ लेने ये भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। उसको एक न्यूट्रल आदमी को, चीफ जस्टिस को निकालने के लिए पार्लियामेंट का सहारा लेकर कानून उनकी जजमेंट को रद्द करना पड़ा, क्योंकि आपके दिल में मंशा आपकी खराब थी। उसके बाद फिर जो काम आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं कि जो लोग जिंदा है, जिनका वोट काटने वाला और कटवाने वाला दोनों पेश हुए कि ना मैंने काटा, मेरे नाम से कटवाया, और उसके बाद वो क्या मैकेनिज्म है बीजेपी का और इलेक्शन कमीशन का, जिसको पकड़ नहीं रहे कि लोग घर में बैठ उनका नाम कट जाता है और वोटर लिस्ट के लिए इतना खर्च होता है, तो इलेक्शन कमीशन ही तो कौन जिम्मेवार है? मैं आपको सबूत दे सकता हूं कि मैंने परसों चेक किया, मेरे परिवार के लोगों में मेल को फीमेल, फीमेल को मेल, ये कौन सा वोटर लिस्ट इज द बेसिक। और उसके बाद यहाँ जो चुनाव हुआ, ये मत कहिए, जम्मू सूबे में हमने देखा जिस मशीनरी को धांधलियां रोकनी थी वो बीजेपी का साथ दे रही थी, और ये बड़ा आरोप है, ये बड़ा आरोप है कि जिस मशीनरी को धांधलियां रोकनी थी वो बीजेपी का साथ देती नजर आई। अजय भारती जी आपको जवाब देना होगा इसका, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं रविंद्र शर्मा जी। निश्चित रूप से हम जवाब देंगे। नहीं, रविंद्र शर्मा जी ये नहीं कह रहे। रविंद्र शर्मा जी किसी की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन वो बाहर से उनको पढ़ाया गया है कि भाई जब आप जीत नहीं जाओगे और ना सामने कभी उम्मीद है जीतने की, तब सारे सिस्टम को डिस्क्रेडिट करो। यही तो उनकी बात है। नहीं तो मुझे बता दीजिए, नीलोफर मसूद साहब को मालूम नहीं है कि उनके चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने इसमें क्या कहा। उनको अगर पता होता तो उन्होंने अपने को इससे डिस्टेंस कर दिया। ठीक है, ठीक है, मैंने आपको ऑब्जेक्शन ले लिया, लेट हिम स्पीक, लेट हिम कंप्लीट। रविंद्र शर्मा जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए जी। हाँ। मैं बात कर रहा हूं कि चीफ जस्टिस को बताइए पूरे देश को कि चीफ जस्टिस को हमने क्यों निकाला उस सिलेक्शन कमेटी। एक बात का जवाब दे दें मुझे, एक प्रश्न का, कि व्हाई द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज मूव्ड फ्रॉम द सिलेक्शन पैनल। मोदी जी और उनका एक मंत्री बैठेगा और सिलेक्शन कमीशन चुनाव करेगा। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सारे देश के फैसले कर सकता है, वो उस सिलेक्शन पैनल में क्यों नहीं बैठ सकता था और आपको पार्लियामेंट में जाना पड़ा? इसलिए जो आप कर रहे हैं वो आज या कल वो एक्सपोज हो रहा है। अभी हाइड्रोजन बम भी आना है, लेकिन उन्होंने आंकड़ों के साथ बता दिया, मंच पे खड़े कर दिए लोग, और फिर भी आप मानेंगे नहीं। और एक घंटे के अंदर आपने कानून बना दिया कि 45 दिन के बाद फौरी तौर पर रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर दो, कोई सबूत ही ना बचे। ये है हमारा चुनाव आयोग कि भाई किसी ने आरटीआई लगाई, हमने आरटीआई लाई इस देश के अंदर, लेकिन आपने उसका ये तरीका किया कि भाई कोई आरटीआई लगाए, आप डिस्ट्रॉय कर दो। ठीक है, लेकिन ये मुझे लगता है रविंद्र जी, आप जो बात कह रहे हैं मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि उस आप जिस पैनल और कमेटी की बात कर रहे हैं, उसके बाद ना जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ है, उसके बाद ना जम्मू कश्मीर में आपका इत्तेहाद वहां चुनाव जीता है। मैंने आपको कह दिया
जी कि ठीक है ये यहाँ कामयाब नहीं हो सकते, यहाँ हालात ऐसे, और कांग्रेस एनसी कोalition थी जी। इनकी नाकाबंदी जम्मू में। मैं खुद उसका कमेटी का जांच कमेटी का चेयरमैन था, मैंने जी। देखा, जी। लोगों ने हमको कहा ठीक वो है। सारे इल्जामात थे संगीत। हाँ। लेकिन यह है कि मेरी एक गाड़ी में एक झंडा भी पकड़ा गया, एक मैं चीफ स्पोक्सपर्सन पार्टी का हूँ, लेकिन मैंने क्योंकि एक फ्लैग के लिए भी हम लेके ठीक है। चल नहीं सकते ठीक थे, है। और इनकी गाड़ियां ठीक जाती है। थी जी। सारी चीजों के साथ, हाँ। इसलिए छोड़ दीजिए, लेकिन जो जीतता है फिर उस पर प्रेशर। ठीक है। नीलोफर साहबा, अगर एनसी में ये डर नहीं है जीतने का, वो डर की वजह से ऐसी बात नहीं कह रही है, तो फिर अगर जीतने का मतलब जज्बा या यूं कह ले कि एतमाद या कॉन्फिडेंस है, तो किस बुनियाद पर? क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है, यहां तक कि पीडीपी भी ये कहती आ रही है, फिर अख्तर मौजूद है यहां पर, कि आपकी जो सरकार है वो नाकाम हुई है लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में। देखिए, किसी के ये कहने से कि हम लोगों की उम्मीदों पर उठे नहीं है या उभर नहीं आए हैं या हमने काम नहीं किए हैं, ऐसे नहीं चलता। अपोजिशन का काम जो है वो अपोजिशन करना होता है हर हिस्से और हर मुद्दे में। लेकिन अगर कोई ऐसी तनकीद हो कि जहां पर आप सोचते हैं कि इससे तामीर हो जाएगी, तो वो वेलकम होती है हर किसी पार्टी की तरफ से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बीजेपी के एजेंडे को आगे चलाना, फिर हर एक मुद्दे को तनकीद का निशाना बनाना मौजूदा सरकार को, ये गलत चीज बीजेपी है। के एजेंडे को आगे चलाना मतलब कौन चला रहा है बीजेपी के एजेंडे को आगे? देखिए, जो अपोजिशन की पार्टीज है, ABCD, जो भी पार्टीज वहां पर है, मतलब आप पीडीपी के बारे में कह रही हैं? आप पीडीपी के बारे में कह रही हैं? मुझे कहने दे दीजिए, क्योंकि मैं तभी पूछ रहा हूं ना, आप पीडीपी के बारे में कह रही हैं? हिम्मत एज ए पॉलिटिकल पार्टी हर किसी को रखनी है कि अगर कहीं गलत हो जाता है सेंटर की तरफ से, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, उसके खिलाफ खड़ा होना और ये कहना कि आप गलत कर रहे हैं, आपने वही करना है जो हमारा आईन बोलता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, और जो यहाँ के लोगों के मुद्दे या मसले हैं उन चीजों को हल करने के लिए आपको तनकीद का निशाना मौजूदा सरकार नहीं बनानी है। क्योंकि मौजूदा सरकार जो है, ये आप भी जानते हैं, ये वो पॉलिटिकल पार्टीज भी जानती है, क्योंकि उनकी चाहे 1 है, 2 है, 4 है, जितने भी उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो खुद जानते हैं कि इस सरकार में, इस यूटी में काम करना कितना मुश्किल है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई, स्टेट था तो उस वक्त हम ये चीजें कर रहे थे और आज यूटी आप कर नहीं पा रहे हैं। अजय भारती कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय भारती जी, कैरी ऑन, टाइम कम जी, जल्दी से बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हर चीज में बनाना। अजय भारती। नहीं, देखिए, ये वही फिर पुरानी बहाने हैं। जब इन्होंने चुनाव लड़ा तब उनको मालूम था कि ये यूटी में चुनाव लड़ रहे थे। पहले तो बड़ा दावा किया था जब तक स्टेट वापस नहीं आएगी, 370 वापस नहीं आएगी, हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। जब आपको मालूम था तब आपने वादे क्यों किए? तब आपने क्यों कहा कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे? तब आपने गैस सिलेंडर्स के बारे में क्यों वादा किया? तब आपने विडो पेंशन के बारे में क्यों वादा किया? तब आपने राशन के बारे में वादा क्यों किया? तब आपने ड्रग्स के खिलाफ आप कोशिश करेंगे क्यों किया? और आप हम पूछ रहे हैं 1 साल के बाद कोई एक एक्शन बताइए, आपने किया क्या? सर, वादे की कोई मियाद होती है क्या? मेरा सवाल यहाँ पर एक न्यूट्रल सा सवाल है, वादे की कोई मियाद होती है क्या? वादा उससे पहले नहीं किया गया था स्टेटहुड का? उन्होंने खुद तय की। स्टेटहुड का वादा कब किया गया था? 1 साल पहले? नहीं, उन्होंने कब किया गया था ये बता दीजिए मुझे। ठीक है, मैंने ऐसे से सवाल रख दिया यहाँ पे। राठौर साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, रविंदर जी आपके पास आऊंगा। राठौर साहब, छोटा सा रिएक्शन जल्दी से, क्या आप पर उंगली उठ रही है? रफीक राठौर, सॉरी, क्या आप पर उंगली उठ रही है? नीलोफर साहब कह रही हैं कि बीजेपी के एजेंडे को चलाने वाला ना बने, ये क्या आपके लिए था? नहीं देखिए जी, एजेंडा चलाने की क्या जरूरत है? आप खुद अवाम के पास जाइए, लोगों के पास जाइए और देखिए क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, किस तरह से वोट लिए गए, किस वादे पर वोट लिए गए और कौन कौन वादा पूरा किया गया। अब आपके और मेरे यहाँ पर कहने से मामला नहीं हटेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा, आज पहली बार आपने जो बिहार में चूंकि इलेक्शन होने वाले हैं, पहली बार आप देखिए यहाँ पर स्कूल पर इलेक्शन नहीं होगा, हेल्थ पर नहीं होगा, डेवलपमेंट पर नहीं होगा, रोजगार पर नहीं होगा, बल्कि इलेक्शन फ्रॉड पर होगा। तो ये पहली बार है हिंदुस्तान की तारीख में। ओके, रविंदर जी आप कुछ कहना चाहते थे? जल्दी से, वक्त बहुत कम है। रविंदर जी, 70 साल की रविंदर, हाँ, पहली बार एक सेकंड, ठीक है, उन्होंने कहा है तो चुनाव को प्रिकॉशन लेने होंगे जी, अभी भी जो है वो खदशात है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी को बाहर रखने के लिए कोalition के धर्म को निभा करके हम कोशिश करेंगे। पहले भी यही हुआ, इन्होंने कोशिश की थी जी,
लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए, इन्होंने सारे इंतजाम किए हुए थे, थोड़ा कम पड़ गए। चलिए। लेकिन इस बार ये हम उम्मीद करेंगे हाँ। कि ऐसा नहीं होगा, चुनाव आयोग को भी सख्ती बरतनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। अभी तो बस तारीखों का ऐलान हुआ है, अभी तो आग लगना शुरू हुई है। अभी जो सियासी जो पूरा कैनवास है उसमें अभी कितने तीर छोड़े जाएंगे और कितने आरोप प्रत्यारोप, कितने इल्जाम और जवाबी इल्जाम चीजें होंगी, अभी देखना काफी है मुकाल। लेकिन ये जरूर है कि नगरोटा और बडगाम दोनों बड़ी पार्टियों के लिए, बीजेपी और एनसी दोनों के लिए नाक की लड़ाई बन गई। देखते हैं आगे क्या होता है। शुक्रिया।